हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स वर्जन। ए टू जेड सीरीज़ में आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है किस कमेटी की रिकमेंडेशन, यानी कि कौन सी कमेटी ने सलाह दिया कि जो बैंकिंग सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसको अबॉलिश करना है। ये कहने का मतलब है कि बैंकिंग सर्विसेज की रिक्रूटमेंट के लिए एक बोर्ड बनाया गया था और उसको जो है ख़त्म कर दिया गया था, यानी कि अबॉलिश कर दिया गया था किस ईयर में, 2002। ये सलाह किस कमेटी ने दी थी? ए ऑप्शन है के.एस. कृष्णस्वामी कमेटी, नरसिम्हन कमेटी, रंगराजन कमेटी या पद्मनाभन कमेटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिम्हन कमेटी। तो देखो, बैंकिंग को लेके जो भी रिफॉर्म्स है उसमें नरसिम्हन कमेटी का भी सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। तो याद रखना, नरसिम्हन कमेटी ने सलाह दिया था कि आपको जो है बैंकिंग सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड को अबॉलिश करना है किस ईयर में, 2002 में। तो 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। प्रोसीड कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। अ जीरो गिनी इंडेक्स मीन्स द फॉलोइंग। पहली बात यहाँ पे गिनी की बात की है, तो आपको डिफरेंट इसके बारे में पता तो होना चाहिए कि गिनी होता क्या है, फिर जीरो गिनी को समझते हैं। तो देखो, मैंने एक चीज कहा था, पोवर्टी। पोवर्टी मतलब गरीबी, और इकोनॉमी में पोवर्टी की डेफिनेशन क्या होगी? वो पर्सन जो फुलफिल नहीं कर सकता बेसिक नीड्स को। तो वो पर्सन जो आपका बेसिक नीड्स को फुलफिल ना करने पाए, वो पर्सन कैसा है? पुअर है, एज पर द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। बेसिक नीड इंडिया में 3 ही है, रोटी यानी कि फूड, कपड़ा यानी कि क्लोथिंग, मकान यानी कि शेल्टर। तो जो पर्सन फूड, क्लोथिंग और शेल्टर को अवेल नहीं कर सकता या इन कंडीशन को फुलफिल नहीं कर सकता, वो कैसे होते हैं? पुअर होते हैं। हमने कहा था इंडिया में पॉवर्टी 2 तरह की होती है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप में बना रही हूँ दैट इज ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। और रिलेटिव पॉवर्टी को बताने से पहले एक पर्टिकुलर चीज को मैं डिफाइन कर रही हूँ कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है। अब देखो, यूजुअली क्या है, मान लो ये बास्केट है, इस बास्केट में मैंने सारी बेसिक नीड रख दी, रोटी, कपड़ा और मकान, और मैंने कह दिया अगर आपको इस बास्केट को परचेज करना है तो आपकी पर डे की अर्निंग 33 रुपीज़ पर डे होनी चाहिए। और जो पर्सन दिन का 33 रुपये कमा रहा है वो आराम से इस बास्केट को खरीद सकता है और आराम से फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, इन तीनों नीड्स को फुलफिल कर सकता है। और जो पर्सन नहीं कर पाएगा वो कैसा है? वो अवेल नहीं कर सकता, इसका मतलब वो गरीब है। इसका मतलब मैंने आपको एक एस्टिमेशन बता दी जिसे हम डिफाइन करते हैं एज अ पॉवर्टी लाइन। और ये पॉवर्टी लाइन की इंडिकेशन इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन करती है जिसे हम कहते हैं नीति आयोग। और वो मैंने रफ एस्टिमेशन आपको बता दी, 33 रुपीज़ पर डे है। और जो भी पर्सन 33 और 33 से ज़्यादा अर्न करेगा वो इस लाइन के ऊपर रहेगा, इसीलिए उसको हम APL यानी कि अबव पॉवर्टी लाइन कहेंगे। और जो पर्सन इससे कम कमा रहा है उसे हम BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन कहेंगे। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं ये गिनी कोफिशिएंट यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी क्या चीज़ है। देखो, रिलेटिव पॉवर्टी की बात करें, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। 5 गरीब है, ABCD एंड E। ठीक है, ये 5 मैंने पर्सन आपको दे दिए हैं। मैंने कहा A की कमाई 28 है, B की 25 है, C 17 रुपीज़, D 9 रुपीज़, E 2 रुपीज़ कमा रहा है पर डे के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने पांचों की कमाई आपको पर डे की बताई है। अब मैंने आपको ऑफिसर बना दिया, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैंने कहा जाओ देखो भाई कौन कौन गरीब है। तो अब जब जाओगे आप तो आप ये एनालाइज करोगे कौन कौन गरीब है, बट ऐसे नहीं चले जाओगे, आप मुझसे पूछोगे ना कि एस्टिमेशन क्या है, पॉवर्टी लाइन क्या है। तो मैंने आपको पॉवर्टी की एक रफ एस्टिमेशन बता दी। जो भी पर्सन 30 या 30 रुपीज़ या 30 रुपीज़ से ज़्यादा कमा रहा है वो बेसिक नीड को फुलफिल कर सकता है। तो ये मैंने पॉवर्टी लाइन की एस्टिमेशन आपको बता दी। आप लोग गए फील्ड पे, जाके आप जब ए के पास गए तो आपने देखा भाई ए तो 28 कमा रहा है, इसका मतलब ए क्या है? आपका गरीब है। बी के पास उधर से आवाज़ देता है, बी भाई देखो मैं तो ए से भी गरीब। सी कहता है मैं दोनों से गरीब। डी कहता है मैं इन सब से गरीब। ई कहता है भाई मैं तो गरीबों का राजा हूँ। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक बहुत सारे गरीबों के बीच में एक रिलेशनशिप बनाया। और जब हम एक बहुत सारे गरीबों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी।
तो इसका मतलब रिलेटिव पॉवर्टी में हम इनकम की इनइक्वालिटीज़ को डिफाइन करते हैं। अब ऐसे हम हमेशा तो नहीं कह सकते ना ए बी से गरीब है, सी उससे भी गरीब है। इन सब को इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कर्व ड्रॉ करते हैं। अब वो जो कर्व है, इस कर्व के थ्रू हम ये एस्टिमेट करते हैं कौन गरीब और कौन गरीब नहीं है, और इस कर्व को हम डिफाइन करते हैं एज अ लॉरेंस कर्व। तो लॉरेंस कर्व का हम यूज करते हैं इनकम में इनइक्वालिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इनकम में कितनी इनइक्वालिटी है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक ग्राफ बनाते, कर्व बनाते, जिसे लॉरेंस कर्व कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 45 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं, जिसे हम डिफाइन करते हैं एज अ परफेक्ट इक्वालिटी। जिस जिस कंट्री का ग्राफ इसी लाइन के ऊपर बन जाएगा तो समझ लेना वहाँ एक भी पर्सन गरीब नहीं है। मान लो एक कंट्री ने मुझे हायर किया और उन्होंने कहा भाई हमारा ग्राफ बनाओ, जब मैंने उनका ग्राफ बनाया तो कुछ ऐसा बन गया। इसका मतलब यहाँ पे जो इनकम में डिस्पैरिटी है वो ये शेडेड रीजन से हम इंडिकेट कर रहे हैं, और अगर एज सच इसी लाइन पे बन जाता तो यहाँ पे एक भी गरीब नहीं होता। अब हर बार तो मैं ग्राफ नहीं बनाती रहूँगी, इसका मतलब क्या है, हर बार ग्राफ नहीं बनाएंगे तो हम जो है क्या करते हैं, इसमें एक कोफिशिएंट डिफाइन करते हैं जिसको हम गिनी कोफिशिएंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी। अब इसको अंडरस्टैंड करते कैसे, ये रहा 45 डिग्री का एंगल, मुझे हायर किया और मैंने क्या किया, एक ग्राफ बना दिया एक कंट्री का कुछ इस तरीके से। अब ये जो शेडेड रीजन है इसे हम कह देते हैं ए, और जो ये रेस्ट ऑफ द टोटल रीजन है ये वाला, इसे हम डिफाइन करते हैं a प्लस बी। तो गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है, दैट इज a अपॉन a प्लस बी। तो ये वैल्यू है। मान लो एक कंट्री ने मुझे हायर किया और बोल रहे 0 गिनी है, तो इसका मतलब गिनी कोफिशिएंट 0 किस केस में होगी, ग्राफ में ड्रॉ कर रही हूँ कुछ इस तरीके से, और उनके जो आपका ग्राफ बना है कुछ इस तरीके से बना है। तो जब मैं यहाँ पे g की वैल्यू कैलकुलेट करूँगी a अपॉन a प्लस बी, तो यहाँ देखो a की वैल्यू तो 0 है, तो 0 अपॉन a प्लस बी हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0। इसका मतलब मैंने आपको कहा भी था, इसी स्ट्रेट लाइन पे अगर किसी का आपकी जो है कंट्री या किसी भी उसका ग्राफ बनता है तो याद रखना वो हमेशा क्या बताता है, परफेक्ट इक्वालिटी को जो है इंडिकेट करता है इनकम के बेसिस पे। तो गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू वेरी करती है 0 और 1 के बीच में, और अगर वैल्यू 0 है तो परफेक्ट इक्वालिटी रहेगा, अगर 1 है तो परफेक्ट इनइक्वालिटी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि साल में टैक्स रिफॉर्म कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था, यानी कि बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो देखो 1991 में एक मॉडल आएगा एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसी के साथ बात किया गया कि टैक्स रिफॉर्म भी होना चाहिए इंडिया में, और याद रखना ये सब जो डिसीजन लिया गया था दैट इज इन 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम टू जीडीपी इन इंडिया। अब देखो जीडीपी में बार बार समझाती हूँ, एक बार मैं फिर से बता रही हूँ। मान लो इस बार एक एग्जाम्पल से समझते, गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई पंजाब में। अब फार्मर ने क्या किया, पंजाब क्या पूरे इंडिया में बहुत अच्छी हुई। अब फार्मर क्या करेंगे, उसको काटेंगे, सारा अपने लिए नहीं रखेंगे, यूज लाइक अपने लिए रखेंगे, बाकी वो भी फर्दर आगे बेच देंगे। अब हुआ क्या, इस गेहूं को बेच दिया, कुछ गवर्नमेंट के पास चला गया, कुछ इंडस्ट्री के पास। इंडस्ट्री ने अच्छे से पीस पीस के उसका आटा बना दिया, अच्छे से जो है उसको छान वान लिया और ब्रांडिंग करके अपना आटा जो है फर्दर मार्केट में सेल कर दिया। और वहीं पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ बफर स्टॉक मेंटेन किया ताकि पूरे साल राशन डिपो में बेच सके। जो उससे बाहर एक्स्ट्रा बच गया उन्होंने भी फर्दर उसको आगे बेच दिया। तो इस तरह से गेहूं हमारे देश में लगा था, इसको बेचने के बाद मेरे देश के हाथ में कितना पैसा है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी या क्वार्टरनरी सेक्टर, इनमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जीडीपी किस सेक्टर से आता है, तो आंसर विल बी टर्शरी सेक्टर। क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी आपने सुना भी होगा वो स्विच कर रही है एग्रेरियन से टुवर्ड्स द सर्विस इकोनॉमी, क्योंकि सर्विसेज यानी कि टर्शरी सेक्टर के साथ बहुत सारे लोग एंगेज्ड है। आप ये देखो सारा सर्विस के ऊपर डील कर रहा है, एजुकेशन सिस्टम, चाहे आपका जो है कोई भी ऑनलाइन परचेज करना है या कुछ भी करना है, सेल करना है, वो सब डील करता है किससे, टर्शरी सेक्टर। तो करेक्ट आंसर सी टर्शरी सेक्टर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एक बैंक जिसको इंक्लूड किया जाए सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई में, उसे क्या कहेंगे? तो देखो आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट, देखो आरबीआई में कितने वर्ड आते हैं? 3। तो आरबीआई का एक्ट आएगा, 3 वर्ड है तो 3 के बाद क्या आएगा? 4। तो आरबीआई एक्ट 1934 में आएगा, जिसके बेसिस पे आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में 1 अप्रैल 1935 को हो जाएगी। अब देखो जब भी हम बैंकिंग की बात करेंगे उसमें हर बैंक्स को आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें आरबीआई का सेकंड शेड्यूल, तो अगर कोई भी बैंक आपकी जो है सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 को सेटिस्फाई करता है, ऐसे बैंक को हम शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। और ये शेड्यूल्ड बैंक, ये सेकंड शेड्यूल है क्या? इसमें कहा गया है कि जिस भी बैंक का पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए होगा, वैसे बैंक को हम डिफाइन करते हैं एज अ शेड्यूल्ड बैंक। पेड अप कैपिटल मतलब कोई भी बैंक आपका जो है कोई भी शेयर अपना फर्स्ट टाइम सेल कर रहा है या फिर कभी भी शेयर को अपना सेल कर रहा है, उसकी मिनिमम वैल्यू 5 लाख अगर वो ले पा रहा है सेल एंड परचेज पे, तो इसको हम कह देते हैं पेड अप कैपिटल। तो ऐसे बैंक को हम कहते हैं शेड्यूल्ड बैंक, जो कि सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट है, विच अमंग द बिलो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉमन मनी? देखो कॉमन मनी, कॉमन मैन मतलब जो सबके रीच में होता है, तो कॉमन मनी भी तो वही होगा ना जो सबके रीच में होगा। करेंसी नोट्स सबके रीच में है, हर पर्सन के हाथ में नोट है। सिक्के वो भी सबके पास है। तो याद रखना इसका आंसर डी बोथ एंड बी होगा। यहाँ पे लिखा है क्रेडिट, कभी भी याद रखना कितना पैसा डेबिट हुआ है, कितना पैसा क्रेडिट हुआ है, ये सब मैनेज करना बैंक का काम है, ना कि कॉमन मैन का काम है। इसीलिए जो क्रेडिट है इसको हम बैंक मनी कहते हैं, ना कि कॉमन मनी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ एंड बी। नोट्स और कॉइन्स जो है कॉमन मनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किस 5 ईयर प्लान में खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन एस्टैब्लिश किया गया इंडिया में? तो देखो खादी क्या है? इंडस्ट्री। हमने बार बार पढ़ा है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात की गई थी, तो इंडस्ट्री की तो हमने बात ही नहीं करी वहाँ पे। थर्ड 5 ईयर प्लान में हमने कहा था आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनाना है। फोर्थ 5 ईयर प्लान में हमने कहा था हर चीज़, हर सेक्टर पे जो है हमें जो है डेवलपमेंट करने की कोशिश करना है। पर सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने कहा था इंडिया में क्या होनी चाहिए? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में हमने कहा था कि इस 5 ईयर प्लान में, सेकेंड 5 ईयर प्लान में, तो इसका मतलब खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट भी सेकेंड 5 ईयर प्लान में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय आरबीआई आर द पार्ट ऑफ। तो देखो ये कह रही है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो देखो यूजुअली होता क्या है, आरबीआई जो है जब भी किसी चीज़ का सेल एंड परचेज कर रहा है मार्केट में, उसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। और वो जो आपका ऑपरेशन लीड कर रहा है वो क्यों कर रहा है? ताकि पैसा क्या हो सके? क्रेडिट हो सके। तो क्रेडिट पॉलिसी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1982 में रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल ऑफ आरबीआई को मर्ज कर दिया था किस बैंक में? तो देखो 1982 का वो टाइम पीरियड होगा जब इंडिया में जो है आरबीआई से जो है सेपरेट आउट होकर रूरल एरिया के शेयर अलग करके एक बैंक की इस्टेब्लिशमेंट होगी, दैट इज नाबार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द मिनिमम वेज एक्ट वॉज इनेक्टेड? देखो आज़ादी के बाद सनारियो कुछ ऐसा था कि अगर गवर्नमेंट जॉब या कोई भी आप किसी भी सेक्टर में ऑर्गेनाइज्ड हो तो याद रखना है यहाँ पे सैलरी ऐसा ना हो कि जनता को काम से कम मिले। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक एक्ट पास किया था, मिनिमम वेज एक्ट, और ये कब का होगा? 1948 का। थैंक यू।